गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा बीएसएससी और बीपीएससी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ होगा। और यह जान रहे हैं आप एडिशन का बुक है, यह 2024 यह नवीनतम संस्करण है। और इस वीडियो में यह 4 नंबर का यानी कि यह वीडियो होने वाला है। ठीक है, यह चौथा वीडियो है। इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और यह वीडियो प्रतिदिन इतिहास का जो है यह 10 बजे अपलोड होता है और एक 8 बजे आप लोग को साइंस का अपलोड होता है। तो प्रतिदिन आप सभी देखिए। और यहाँ से जो घटना चक्र का यह बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से सभी देखते चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत में क्या क्या कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्षेत्रीय, यहाँ पे राज्य पंजाब और मैसूर कंप्लीट हो गया। गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय हो गया कंप्लीट। बिहार शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 1857। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, और यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सभी देखेंगे। कांग्रेस में गर्म दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि, बंगाल विभाजन, ये सभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इतना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो देखिए, यह जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो देखिए लाया गया था लिटन के द्वारा, लेकिन रद्द किया गया था रिपन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रद्द किया रिपन ने, और यह 1882 में। ठीक है, 1882 में। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं, वहाँ पे सभी होगा ही। चलिए यहाँ के देखते हैं कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय यानी कार्यकाल में आया था, और इसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। ठीक है, तो यह 1878 में पारित हुआ था, और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था, और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। इसमें इस एक्ट द्वारा जिला के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार का विरोध हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और कौन था, और यहाँ पे देखिए सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। आगे यहाँ पे देखते हैं एक में कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है, और इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में भी जाना गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, यह भी सही है, लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। चलिए इसका आगे देख लेते हैं। इसका सही तीनों है। ठीक है, इसमें तीनों सही है, यानी ऑप्शन एक इसमें सही हो जाएगा। आगे इसको देख लेते हैं कि लॉर्ड लिटन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथाकथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित
करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति दी। ध्यान तब है कि अंग्रेजों को इस अधिनियम से छूट दी गई थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विनियमित नहीं किया गया था। ठीक है, उन्हें विनियमित नहीं किया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक से एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता था और आपत्तिजनक सामग्री समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता था और इस अधिनियम को गैंगिक एक्ट का उपनाम दिया गया था। यानी कि यह भी यहाँ पे सही था। ठीक है, और इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम विशेषता थी कि अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव, अपील का कोई अधिकार नहीं। वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। विदित हो कि इस कानून को 1881 में वायसराय के रूप में लॉर्ड लीटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन और यह जो है शासित 1880 से लेकर के 1884 तक लॉर्ड रिपन की शासनकाल था। यही निरस्त कर दिए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही हो जाएगा आपको कि शिशिर कुमार घोष। याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में, कब? 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया था और प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में इन्होंने रूपांतरित हो गया था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में यह पेपर छपने लगा था। यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसने 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया और हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे हिंदू पैट्रियाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर में है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यहाँ पे उदारवादी नीतियों का प्रचारक इसमें से कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए लीडर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित किए थे। ठीक है, लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। लीडर के कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे और इनके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लीडर जो है कौन? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। यंग इंडिया कौन? यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि यंग इंडिया, इन्होंने कैसे, यह तो थे बूढ़े आदमी थे लेकिन यंग छाप यह जो पत्रिका निकालते थे, यानी जवान निकालते थे। तो महात्मा गांधी जो बूढ़े थे और यंग निकालते थे, इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो डी हो जाएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी नहीं था। बाकी द हिंदू, द महर्ता और बंगाली ये सभी जो था राष्ट्रवादी था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो 1784 में जो यह प्रारंभ किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन आपको सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसके बारे में देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर में है कि मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया?
मुद्रण यंत्र जो था यह भारत में 16वीं सदी में किसने लाया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1931 में। कब हुआ था? 1931 इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था और इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, यह जो है पटना से प्रकाशित होता था। द इंडियन नेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 और प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, देखिए यहाँ पे कब पारित किया गया था। ऑप्शन आपको ये हो जाएगा यहाँ पे कि 1835 में, 1800 यहाँ पे 67 में, 1878 में और 1908 में यह पारित किया गया था ये एक्ट। ठीक है, यह समय समय पर एक्ट लाया गया था। चलिए आगे यहाँ पे इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखिए, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम यहाँ पे देखिए कि 1867 में पारित किया गया था और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के समय में। और 1800 यहाँ लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट भी पारित किया गया था और जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त से कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था। यह अधिनियम के तहत है। आगे देखते हैं कि जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने भी वर्ष 1908 में पारित किया था। आगे हम देखते हैं जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशक को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा। यह भी निकाला था लॉर्ड मिंटो के समय भी इस तरह का प्रावधान था, लेकिन सबसे जो हार्ड था वह था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 11 और प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन जो है यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है, और यह यंग इंडिया किनके द्वारा निकाला गया था? तो गांधी जी के द्वारा। आगे देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी और यंग इंडिया पत्रिका संपादक महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और इन्होंने 1913 में लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्थान ने गद्दर नामक अखबार निकाला, जिससे यह संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गद्दर पार्टी यानी गद्दर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था तो इंडियन नेशन का। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से करते थे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? देखिए, बहिष्कृत भारत जो है यह किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में विशेष कि 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे। भारत का संकल्प शिक्षित करना
उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक यानी बहिष्कृत भारत आरंभ किया। मराठी पाक्षिक, ठीक है, याद रखना है। यह जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल जो था यह आपको अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह निकाला गया था। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और 14 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अल हिलाल निकाला गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, 12 में निकला, 14 में बंद हो गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15 का कि नीचे दिए गए विकल्प में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों हिंदू केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका सही संयोजन क्या है। तो देखिए इसका जो सही संयोजन जो है इसमें ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कि जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगा प्रसाद और गोपाल, यहाँ पे कृष्ण गोखले हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि जी कृष्ण सुब्रह्मण्यम अय्यर जो थे यह किसका थे, तो यह हो जाएंगे हिंदू के, ठीक है। अगर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है तो बाल गंगाधर तिलक केसरी हो जाएगा। यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी है तो इनका बंगाली हो जाएगा। यहाँ पे गंगा प्रसाद वर्मा है तो इनका हिंदुस्तानी हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पे हो जाएगा सुधारक के संपादक, यानी कि सुधारक के लिए यह गोपाल कृष्ण गोखले का था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मिला लीजिए कि दी हिंदू हो जाएगा किसका, तो जी सुब्रह्मण्यम अय्यर का हो जाएंगे। केसरी निकाला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। द बंगाली निकाला गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा। और सुधारक जो निकाला गया था यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब समाज, यहाँ पे देखिए कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन अब चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में अब क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया। तो विलियम बेंटिंग के द्वारा इसमें से कौन कौन प्रारंभ किया गया था वह देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा कौन, इसका हो जाएगा सिर्फ 3 को छोड़कर सभी था, ठीक है। 3 को छोड़ देना है। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, दास प्रथा का उन्मूलन किए थे और ठगों के संगठित गिरोहों को भी दमन किया था। बाकी धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया यह नहीं था, ठीक है। इसमें तीनों यहाँ पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्कशन देखते हैं इसका कि विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा को अंत किया, यानी अपराध इसको घोषित करके इस पर उन्मूलन किया। बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 को भी पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा यानी कि दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोहों को भी दमन किया था, ठीक है। यानी ठगों को गिरोह को भी इन्होंने समाप्त करने का भी प्रयास किया था और कर्नल सलीमैन की सहायता से किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था और 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 और प्रश्न हो जाएगा कि फराजी कौन थे। फराजी कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आगे विशेष देखते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये लोग अनेक धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल्य परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई और यह जो है विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलाया जा रहा था। अंत में यह संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गया। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है
कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक हो जाए कि हाजी शरीयतुल्लाह थे। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो यहाँ पे बुद्धिजीवी को किया था, और यहाँ पे नगरीय उच्च जाति को किया था, और उदार रजवाड़े को किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिस्कशन जो है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है, और इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की भी कोशिश की, और इसे बुद्धिजीवी, नगरी उच्च जाति और उदार रजवाड़े वर्ग इसमें शामिल हुए, आकर्षित हुए इससे। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, राजा राममोहन राय हो जाएंगे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक एवं पिता कहा जाता है, तो इन्हीं को पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है इनको। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर में है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहलाते हैं, तो इन्हीं हो जाएंगे, राजा राममोहन राय हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, राजा राममोहन राय हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया, और इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का भी बंगाली भाषा में अनुवाद किया। चलिए 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर के ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था कितना में, यहाँ पे हो जाएगा कि 1828 में हुआ था। ठीक है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का नाम से एक नए समाज की स्थापना की, और जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया, और यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे, और इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, और दिए गए विकल्प में से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे सही है कि 1828 ईस्वी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो यहाँ पे विलियम बेंटिंक के द्वारा, लेकिन इसमें ब्रह्म समाज इसका राजा राममोहन राय का भी प्रयास था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1929 में नियम जो था यहाँ पे 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। तो यहाँ कहेगा नियम कितना, तो 17 के तहत। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, तो फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में तायूनी चलाया था। ठीक है, तायूनी
आंदोलन चला था? तो यह देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जौनपुर के करामत अली के द्वारा चलाया गया था, जौनपुर के करामत अली। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फराजी आंदोलन के विरोध में 1838 से 39 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया और जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। और फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी और इस आंदोलन का मुख्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचार एवं गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नोट में है कि तायूनी आंदोलन का प्रारंभ जो है 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1909 में किया गया था। ठीक है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुआ था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा यानी रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत यहाँ पे जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, जगजीवन राम इसका राइट आंसर है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यताओं के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज कौन करेंगे? देखिए प्रार्थना करने पर क्या होता है? आत्मा को शांति मिलता है। ठीक है, तो यही याद रखना है कि प्रार्थना करेगा कौन? जिसको आत्मा के शांति मिलेगा। तो इसीलिए प्रार्थना समाज को आत्मा रंग पांडुरंग याद रखना है। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़ा था। याद रखना है, पहले देखिए आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा यह चालू किया गया। ठीक है, तो केशव चंद्र भी कहीं कहीं दे देता है, तो यहाँ पे याद रखना है केशव चंद्र सेन, आत्मारंग पांडुरंग, और बाद में यह महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े थे 1869 में। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था कि जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आगे ही बताए थे कि आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 16 में है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रगति थी। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो यह हो जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद। चलिए यहाँ पे आगे विस्तृत जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। देखिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। इन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया और अपने गुरु की शिक्षाओं को व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है, यानी इतनी ईस्वी तक इन्होंने जो है काम किया था। और इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के
प्रचार के रूप में उभरे और 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। कब भाषण दिए थे? तो 1893 में शिकागो में, ठीक है। और आगे हम देखते इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महानता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया और इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष में थे कि मुझे मत छोड़ो, ठीक है, मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की और उसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया। आगे इसमें दिया गया है कि वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत ही अप्रसन्न थे और उनके अनुसार भूखे व्यक्तियों से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई और वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 17 में है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो यह किया गया था 1897 में। याद रखना 1897 में यहाँ विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897। आगे देखते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज, ठीक है। दया आ गया था, ठीक है, इनको दया आया यानी आर्य समाज हो जाएगा, याद रखना है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं दयानंद सरस्वती मूल नाम इनको क्या नाम था? तो शंकर था, ठीक है, मूल नाम शंकर था। और इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य भावनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। और आगे यहाँ देखिए भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए और धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेवाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक वे साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किया गया था। चलिए सभी देख लिए हम लोग। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1875 में, याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती सही हो जाएगा। अगर दया खाली दे दिया तो यही दयानंद, ये भी गलत हो जाएगा। दयानंद सरस्वती यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 22 में कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ी सा देख लेते हैं कि 1873 इसमें सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने की और इनका जन्म 1872 से 73 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया और इन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी 1872 एक अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंड ब्राह्मणों एवं उसके
अवतारवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे और सत्यशोधक समाज के याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपको ये सभी याद रखना है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक हो जाएगा और गुलामगिरी की इन्हीं के द्वारा यह रचना किया गया था, इनके द्वारा ही यह चलाया गया था, संगठन था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। मैडम HP ब्लावेस्टकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेस्टकी, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट विलियम कवान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में ही की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों को आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। चलिए आगे देख लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, मैडम HP ब्लावेत्स्की थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन इनके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन हुआ था यह किनके प्रेरणा से, तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से हुआ था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए यहाँ पे सही संयोजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी है। देखिए प्रार्थना समाज क्या बोले थे, प्रार्थना कौन करेगा, जिसको आत्मा की शांति मिलेगा, तो आत्मा रंग पांडु रंग हो गए। यंग इंडिया क्या बोले थे कि यंग इंडिया के जो बूढ़ा थे वह जवान यानी यंग निकालते थे पुस्तक, तो मोहनचंद करमचंद गांधी हो जाएंगे। लोक हितवादी हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज यहाँ पे ज्योतिबा फुले हो जाएगा। और रहनुमाई मजदयासन जो हो जाएगा यह नौरोजी फुरदोंजी हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यह सब तो देख ही लिए हैं लेकिन फिर भी एक बार इसको देखते चलते हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडु रंग के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे जो कि इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के लिए रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना किया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। किनाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर एक सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हो गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा महार। ठीक है, यहाँ पे महार था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 जून 1899 में तिरुनेलवेली यानी तमिलनाडु में भयंकर दंगा हुआ। इसमें नाडार समुदाय के लोगों लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हो गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं शारदामणि कौन थे। शारदामणि कौन थे, तो ऑप्शन बी हो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे शारदामणि। चलिए शारदामणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदामणि के नाम से जाना जाता है और वह विवाह जो है 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1800
1959 में हुआ था। यहाँ पे 31 नंबर में है कि सत्य प्रकाश की रचना किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए सत्य प्रकाश की हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा यह स्थापना किया गया था। आगे थे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 महादेव गोविंद रानडे ने किया था। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे और यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की थी। आगे यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे है कि ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा आपको सही आंसर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर हो जाएगा। और 1905 में ही इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन भी किया था जो बनारस में हुआ था। ठीक है, तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। अगर हिंदी में पूछ देगा कि भारत सेवक मंडल तो यह गड़बड़ाना नहीं है, यह भी देख लेना है कि स्थापना जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। और इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवघर एन.एम. जोशी ये सभी व्यक्ति इसमें शामिल थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग को पता है कि आगे गोपाल कृष्ण गोखले सही है। आगे यहाँ पे देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए भारत सेवक समाज जो है यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले में। तत्वबोधनी सभा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर में। और आत्मीय सभा यहाँ जाएगा 3 में जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे अब हो जाएगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं। तो यहाँ देखिए कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे ई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा, के.टी. तैलंग के द्वारा और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। और इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे इसमें 1 से अधिक था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे आपको ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कि 1 से अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के संस्थापक यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। और यह जो था आपको कि 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया था। और यह तत्कालीन संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। और इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। और इस इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग को प्रधानता दी थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते ई इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे जो दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन के बारे में जो दिया गया है, इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे देखिए जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं लेकिन इसमें और व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो इनको ऑप्शन ए हो जाएगा
कि यह इनको हटाया गया था 1874 में। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि राममोहन राय हो जाएगा, मोहन राय यहाँ पे हो जाएगा, राममोहन राय यहाँ पे हो जाएगा, राममोहन राय। यह राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध किए थे। चलिए आगे यहाँ पे विशेष देख लेते हैं कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय थे और इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पॉल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया था और कुछ इतिहासकारों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते थे। आगे यहाँ पर देखते हैं मद्रास महाजन सभा के स्थापना की गई थी। तो देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे देखिए यह 1884 में किया गया था, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और यह जो किया गया था वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू व एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा यह स्थापना किया गया था। अब आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 लिया था। फ्रेंड्स यह अब आगे नेक्स्ट वीडियो में ये सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो यह हुआ था आपको बम्बई में हुआ था। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अब आएंगे वह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और प्रतिदिन आप लोग इस वीडियो को 10 बजे देखिए और एक साइंस का 8 बजे सुबह देखिए। यह दोनों 10 बजे सुबह में और 8 बजे सुबह में यह साइंस का होगा और यह आपको 10 बजे इतिहास का हो रहा है। तो प्रतिदिन आप लोग कंटिन्यूटी बनाइए, देखिए और वीडियो के बाद शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा।